दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अमजद अली बाबर। अभी अभी चंद ही दिन हुए जेके बॉस 10th क्लास का रिजल्ट हुआ है। बहुत से तलबा ने, कसीर तादाद में तलबा ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें या दूसरे ज़राए जिनसे ये मालूम हुआ है कि कसीर तादाद में तलबा ने 90% 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। 95% से अबव की तलबा है और 98, 99, 97% पे भी तलबा ने मार्क्स हासिल किए हैं। आप सबको कांग्रेट्स, बेस्ट विशेस। आपके पेरेंट्स को ढेर सारी मुबारक और बेशुमार दुआएं कि आप आगे चलकर आपका मुस्तकबिल रोशन बने, आप सितारे बने, ताकि आप पर आपके बुजुर्ग, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त, आपके टीचर्स फख्र हासिल कर सके कि आप हमारे स्टूडेंट थे। तो थोड़ा सा मुझे तजिया हुआ बहैसियत टीचर, तो इसमें जहां हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए हस्ब दस्तूर, हस्ब रवायत, वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल भी पीछे नहीं रहे। जो नामी ग्रामी स्कूल्स हैं उनके बच्चे हर साल अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं, 10th हो या 12th हो। लेकिन इस बार हम दूर दराज के स्कूल भी देखें तो वहां बच्चे कम नहीं है, मार्क्स कम नहीं है उनके। मैं इस मौका पर एक बार फिर खासकर दूर दराज रहने वाले बच्चे जिनके पास ज्यादा वसाइल मैसर नहीं है उनको कांग्रेट्स करता हूं, उनके वालिदैन को कांग्रेट्स और उनके टीचर्स को कांग्रेट्स कि जहां एक बच्चा सिटी में बैठा है, उसको अच्छी ट्यूशन मौजूद है, उसके पास अच्छे और ताज़ा दम और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं, वहीं पर एक दूर दराज बैठा हुआ बच्चा भी अच्छे नंबर ले रहा है और वो कंपटीशन में फ्रे में है। लेकिन ठीक इसी वक्त बहैसियत टीचर एक लम्हा फिक्रिया है, क्या ये नंबर लेने वाले सभी बच्चे आगे मुस्तकबिल में भी इसको बरकरार रख पाएंगे? क्या जिन बच्चों ने 90% मार्क्स लिए हैं 10th में, वो इसको 12th में कंटिन्यू कर पाएंगे? ये वो फिक्र है जो मैं आप तलबा की भी और आपके वालिदैन की तवज्जो भी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। खासकर वो वालिदैन जो ज्यादा अपने बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, जो इस चीज से भी वाकिफ नहीं होते उनके बच्चों का तालीमी स्टैंडर्ड क्या है, उनकी एजुकेशनल क्वालिटी कैसी है। आज 10th पास करने के बाद पहली बार कोई भी स्टूडेंट है वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना है। 10th तक तो सभी बच्चे एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, सभी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। यहां से आपको अपनी लाइन जो है वो देखनी होती है कि आप किस जगह पर जाएंगे, आप अपना मुस्तकबिल कैसा बनाएंगे, मुस्तकबिल में आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे। ये एक सवाल भी है, ये एक मुश्किल काम भी है और यहीं से गलती होती है जब हम देखते हैं कि कई बार बहुत से अच्छे तलबा भी अच्छा नहीं कर पाते हैं और कई बार एक मीडियाकर स्टूडेंट जो है वो आगे निकल जाता है और कई बार एक बहुत अच्छा स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन की बहुत ज्यादा बनती है, आप स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा बनती है और फिर आपको एक तीसरा शख्स है वो आपका टीचर है
जिससे आप मदद ले सकते हैं, जिससे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, जो आपकी रहनुमाई कर सकता है। यहाँ 10th पास करने के बाद आपके पास बहुत सी स्ट्रीम खुल जाती हैं। आपके पास साइंस है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आपके पास आर्ट्स है, आपके पास कॉमर्स है, आपके पास कंप्यूटर है और आपके पास बहुत से टेक्निकल डिप्लोमास हैं। इनमें आपने अपनी सलाहियत के मुताबिक देखना है कि आप कौन सी गेम खेलने जा रहे हो। मैं स्टूडेंट्स से एक बार फिर एक तवज्जो दिलाना चाहूंगा, आप नंबर लेके आ गए, मुझे आपके नंबरात पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन हर तालिब इल्म ये जानता है कि उसके ये नंबर उसके कितने हैं, उसको इन नंबरात का मुकाबला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नंबरात का मुकाबला कहने से मेरी मुराद यह है कि एक बच्चा 90% मार्क्स ले रहा है, जो किसी भी तरह कम नहीं है। 80% से ऊपर के मार्क्स जीनियस लोग लेते हैं। क्या आप अपने सब्जेक्ट पे इतनी पकड़ रखते हैं कि आप 90% मार्क्स ले पाए हैं? ये आप जानते हैं। वालिदैन के सामने 90% लेने वाला वो बच्चा जो जम्मू में बैठा है, जिसने बहुत पढ़ा है, जिसने ट्यूशन्स पढ़ी है, वो भी वहीं पे है, और जो वो बच्चा जिसने कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ी, कोई भी क्लास नहीं की, लेकिन उसके 90% मार्क्स हैं, तो बराबर है। अब यहां से जो अगले स्टेप आते हैं, जहां वालिदैन धोखा खाते हैं, वो तो देख चुके हैं कि 90-95% उसका बच्चा 10th में ले रहा है, वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब बुनने लगते हैं। और फिर कई बार तो ऐसा है कि 12th में भी बच्चे अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हैं, और कई बार और अक्सर और मेजॉरिटी में ये ख्वाब 12th में ही टूटता नजर आता है। लेकिन जो बच्चे 12th में ये ख्वाब बचा लेते हैं, वहां अच्छे नंबरात ले लेते हैं, तो वालिदैन की उम्मीदें कुछ और बढ़ जाती हैं। लेकिन जिससे पहले हम मजीद बात करें, अब आपका सब्जेक्ट चुनने का मरहला है। सब्जेक्ट हम चुनते कैसे हैं? जो मैंने देखा है कि एक बच्चे ने साइंस ले ली, उसका साइंस में अच्छा इंटरेस्ट था, उसको साइंस भी अच्छी आती है, उसको मैथ भी अच्छा आता है, उसकी अच्छी ग्रिप है, उसका बेस अच्छा खासा क्लियर है। दूसरा बच्चा, उसका फ्रेंड है या दो लड़कियां हैं, एक सहेली है, उसने देखा कि मेरी फ्रेंड ने नॉन मेडिकल ले ली है, मैंने भी नॉन मेडिकल लेनी है। मेरी फ्रेंड ने मेडिकल ली है, वो डॉक्टर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैं भी मेडिकल रखूंगा। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स, हर शख्स का अपना टेस्ट है, हर शख्स का अपना स्वाद है। दो बहन भाई एक जैसा खाना पसंद नहीं करते हैं। किसी के यहाँ 3 बहन भाई हैं, वो एक जैसा खाना पसंद नहीं करते हैं। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, कोई नॉनवेज पसंद करता है और कोई नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता है। सब मयस्सर है लेकिन नहीं खाता है। कोई फ्रूट पसंद करता है, कोई फ्रूट पसंद नहीं करता है। तो फिर एक जैसी किताबें कैसे पसंद आ सकती हैं? नंबर 1, सबसे पहले आपको इससे बचना है कि पसंद अपनी अपनी, जहानत अपनी अपनी, कोई किसी से कम नहीं होता है। एक बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ता है, एक साइंस पढ़ता है, कंप्यूटर पढ़ता है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आर्ट्स वाला साइंस से कम है। लेकिन शर्त यह है कि वो आर्ट्स में उतनी ही ग्रिप रखता हो जितना साइंस वाला साइंस में ग्रिप रखता है। एक शख्स पूरी मेहनत करता है, मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं, वो डॉक्टर बनता है और उसके बाद उसका ये ख्याल आता है कि मैंने यूपीएससी क्रैक करना है, मैंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो उसके बाद वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूपीएससी के लिए स्टडी करता है। एक स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी आर्ट्स पढ़ के आगे निकलता है, वो यूपीएससी के लिए निकलता है, और वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट शायद उसके मार्क्स कहीं कम रहे हो साइंस वाले से, लेकिन अगर वो यूपीएससी में ऊपर आता है, उसके रैंक ऊपर आता है, तो वो
साइंस वाले से ऊपर माना जाएगा। यहां मेरा ये मकसद भी नहीं है कि आर्ट्स वाला साइंस वाले से बेहतर है या वो बेहतर ही अपने आप को साबित करेगा। मेरे एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई किसी से कम नहीं है। मैं इसमें भी एक चेतावनी देना चाहूंगा कि एक ट्रेंड हमने ये भी देखा है कि आजकल हर बच्चा ये कहता है कि यूपीएससी क्रैक करना है। हर बच्चा ये कहता है कि मैंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। ये बहुत अच्छी बात है, स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऊंचा सोचोगे तो कुछ ना कुछ पाल होगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हर बंदा यूपीएससी कर पाएगा, क्योंकि इंसान का सोचना अलग बात है और उसको अमल करना उस पर अलग बात है। हम देखते हैं, किसी डीसी साहब को देखा, एसपी साहब को देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, उनकी सुनवाई हो रही है, वो ऑर्डर दे रहे हैं, उनके पास दीगर फैसिलिटीज है, तो हमें दिल आ गया हम डीसी बनेंगे। ऐसा नहीं है। वो एक कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए एक टेस्ट चाहिए। मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक जो शख्स डीसी बनता है या यूपीएससी क्रैक करके आता है वो सब से लायक होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो वो शख्स जो डॉक्टरी में निकल जाता है, जिसने नीट का जब एग्जाम होता है तो वहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और कुछ कर पाते हैं। जो कुछ कर पाते हैं वो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उस वक्त के, और जो नहीं कर पाते हैं वो उस वक्त सक्सेस उनको नहीं मिलती है। लेकिन जब आगे जाती है बात और वही अनसक्सेसफुल स्टूडेंट उस वक्त के नीट के जब वो यूपीएससी क्रैक करते हैं, उनमें ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि एक स्टूडेंट वो डॉक्टर बनना होता है जिसने वो नीट क्वालिफाई किया था, लेकिन वो फेलियर स्टूडेंट उससे अपनी कंसिस्टेंसी और मेहनत की वजह से आगे निकल जाता है। गोया ये एक टेस्ट की बात है। जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका बेस क्या है, और फिर आप टीचर से काउंसलिंग करिए, अपने मेंटोर से काउंसलिंग करिए कि क्या आप इसमें एक्सेल कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ एमबीबीएस भी नहीं है, इंजीनियरिंग भी नहीं है, यूपीएससी भी नहीं है, हम फिर भी बहुत फील्ड्स आपके सामने मौजूद हैं, इससे बड़ी बड़ी फील्ड्स भी मौजूद हैं, आप वहां एक्सेल कर सकते हैं। आपके सामने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, आपके सामने इकोनॉमिक्स है, आपके सामने लॉ है, आप यहां जाके अपने आप को जुडिशरी में एक्सेल कर सकते हैं, आप बैंकिंग में एक्सेल कर सकते हैं, आप मास मीडिया में एक्सेल कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी छोटी सी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत वास्ट है, लेकिन आप उसको वास्ट तरीके से सोचिए। आप दूसरों को देखकर ये चीजें सिलेक्ट मत करिए। बहुत से बच्चों को मैंने ये भी देखा जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे हैं, वो 12th में भी अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं। या मैं पहले फर्स्ट जो 10th की बात कर रहा, 10th में उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके पास साइंस है, वो साइंस बहुत अच्छी जानते हैं, उनके दिमाग में किसी ने ढाल दिया था कि यूपीएससी के लिए आपको आर्ट्स पढ़नी है। वो बच्चे भी गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। मैंने बहुत से बच्चों को सुना कि हमें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो हम यूपीएससी करना चाहते हैं। कोई कहता है कि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैं यूपीएससी करना चाहता हूं। भाई आपको हिस्ट्री पढ़ के यूपीएससी थोड़ी ना होने वाली है, या ज्योग्राफी पढ़ के यूपीएससी तो थोड़ी होने वाली है। ये एक कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का। हाँ, आपका आर्ट्स का इंटरेस्ट है, चूंकि वहां पर आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ के कैसे करेंगे? आपको आपको काउंसलर नहीं मिला है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, मैं एज ए टीचर, एज ए काउंसलर आपको ये कहूंगा कि आप 12th तक साइंस में जाइए। अगर आप साइंस में जाएंगे तो साइंस के सारे बेसिक फंडास आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो साइंस आपको जनरल स्टडी में या कहीं और पूछी जाने वाली है वो बेसिक साइंस है। शायद वो 10
10th लेवल तक हर स्टूडेंट न कर पाए। उसके बाद आप 12th के बाद जाके आर्ट्स में ट्विस्ट कर सकते हैं। आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, आप ऑनर ग्रेजुएशन कर सकते हैं आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, ताकि साइंस का बेस आपका ऑलरेडी अच्छा बन जाए और फिर आप वहां पर सब्जेक्ट अपना ऑप्ट करो तो वो आपकी हेल्प करे। तो अगर ना आपको फिर जाके साइंस के कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको फिर जाके अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगी, क्योंकि आज तो यूपीएससी हो या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, आपको उसके लिए एप्टीट्यूड करना पड़ता है। उसमें जनरल इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें सिंप्लीफिकेशन भी होती है, उसमें मैथ्स भी होता है, उसमें रीजनिंग भी होती है। तो वो अगर आप इस बैकग्राउंड से जाते हो, आप काफी स्ट्रांग कैंडिडेट माने जाओगे। लेकिन ये भी नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद फौरन आर्ट्स में आते हैं, आर्ट्स के बाद भी वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आपको अपना रास्ता एक आसान तरीके से चुनना है, एक स्मार्ट वे से चलना है। सिर्फ हार्ड वर्क से आप कामयाबी हासिल जल्दी नहीं कर सकते हैं। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी खेलना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। किसी ने एक एग्जांपल दी थी कि एक डंकी है, वो जब काम करता है अपने मालिक के पास तो वो पूरे दिन काम करता है, पूरे दिन काम करता है। उसको मालिक मारता भी है, उसको कुछ नहीं कहता है, लेकिन शाम को मालिक फिर उसको डंकी कहता है, गधा कहता है। उसे मार भी खाई होती है, उससे उसका काम भी किया होता है, लेकिन लाइन के लिए कहा जाता है कि लाइन अपनी गुफा में से थोड़ी देर के लिए अपना शिकार करने के लिए आता है और आकर अपना शिकार किया, अपना शिकार खाया, पेट भरा और गुफा में चला जाता है। लेकिन उसको फिर लाइन कहते हैं, शेर कहते हैं, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा बड़ा काम करता है। आपको भी इस तरीके से अपने आप को दिखना है। अगर मैं ऊपर की बात करूं, इसको मैं, चूंकि मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो 10th पास करने वाले बच्चे हैं, यूपीएससी में कोई अगर एक शख्स पढ़ गया तो उसने कर ही लेनी होती है, चाहे वो 1 साल के बाद करे, 2 साल के बाद करे, ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जिस चीज को हम दिल से ठान लेते हैं वो हम एक ना एक दिन करके छोड़ते हैं। यहां पर पेरेंट्स के लिए मैं कुछ गुजारिशात जो है रखना चाहूंगा। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए 10th के बाद बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। बोझ कैसे बनते हैं कि पेरेंट्स की चॉइस होती है कि मैं साइंस नहीं पढ़ पाया था, अब इस बच्चे से पढ़वाऊंगा। तो खुदारा ऐसा मत कीजिएगा। अपने बच्चे को सुनिए कि वो क्या चाहता है। क्या पता उसके पास कोई कमाल का आइडिया हो, क्या पता वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हो, क्या पता वो अमिताभ बच्चन बनना चाहता हो, क्या पता कि वो कोई साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता हो, और आप उसके रास्ते में हड्डल है कि उसको इंजीनियरिंग करनी है, उसको जई बनना है, उसको डॉक्टर बनना है। नहीं, पहले उसको सुनिए। अगर वो बच्चा, जो मैं पहले बात कर चुका हूं कि अपने किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस से सब्जेक्ट नहीं रख रहा है, अगर बच्चे के पास लॉजिक है, अगर बच्चे के पास रीजन है, आप उसको अपने टीचर के पास ले जाइए कि ये बच्चा ये बात कह रहा है, इसकी बात में कितना दम सम है, इसको चेक कीजिए। क्या पता वो बच्चा ही सही कह रहा। उसको आजाद छोड़िए, उसको फैसिलिटी जरूर दीजिए, लेकिन उसको जरूर सुन लीजिए। अब जहां मैंने फैसिलिटी की बात की, एक बात मुझे याद आ रही है, वो भी करता चलो। अब 10th में बच्चे पास हुए हैं, आजकल तो वैसे मोबाइल पहले ही बच्चे ले लेते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो वेरी केयरफुल पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को इतना जल्दी मोबाइल नहीं देते हैं। शायद अब उनके बच्चे जो कि अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, डिमांड कर रहे होंगे कि पापा अब मोबाइल चाहिए। लेके दीजिए, मैं नहीं रोकूंगा कि मोबाइल मत लेके दीजिए, क्योंकि ये मॉडर्न दौर है, ये नेटवर्किंग का दौर है, ये आईटी का दौर है, क्या बच्चों की जरूरत है। लेकिन आपको यह भी देखना है कि आपका बच्चा कितना जुडिशियस यूज कर रहा है मोबाइल का। आप
अपने बच्चे के मोबाइल के साथ भी जुड़े रहिएगा, वो आपका बच्चा है। आपके बच्चे के फ्रेंड लिस्ट कौन सी है, जुड़े रहिएगा। आपका बच्चा कोई ज्यादा लाग तो नहीं करता है मोबाइल को, देखते रहिएगा। बच्चों, मैं आपसे भी माफी चाहूंगा। आप सोचते होंगे कि मैं आपके खिलाफ हूं। नहीं, मैं हरगिज आपके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपके लिए बेशुमार दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आपको समझ दे और आप बहुत अच्छा करते चलो। लेकिन चूंकि आप यहाँ फौरन जवां हो रहे हैं, 1-2 साल में आपका वोट बनने वाला है, आप बालिग हो चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उम्र के साथ समझ आती हैं, जो एज के साथ समझ आती हैं। इसलिए शायद आपको 1-2 साल के बाद इन बातों की तरफ ध्यान जाएगा। बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो दूर की बात समझ लेते हैं, वो बात तो ये समझ चुके होंगे। पेरेंट्स, बच्चे का मोबाइल यूज करिए, कॉल कीजिए बच्चे के मोबाइल से, कभी ले लेकर, कभी उसके दोस्तों से बात कीजिए कि वो किस ख्याल के हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, पेरेंट्स खुश हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं, बच्चों को पैसा भेज रहे हैं, ट्यूशन लगी है, और जब पता चलता है, रिजल्ट कभी आता है, तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। उस वक्त वालिद को ख्याल आता है कि क्या क्या हुआ ऐसा। पता चलता है कि मेरे बेटे का दोस्त अच्छा नहीं था, पता चलता है कि मेरी बेटी की सहेली, मेरी बेटी का फ्रेंड ग्रुप अच्छा नहीं था। दोस्तों, वक्त हाथ से निकल जाएगा, फिर सिर्फ हाथ मलने रह जाते हैं। ये वक्त है जिसको अपनी मुट्ठी में रखिएगा। आपको अपने बच्चों से प्यारा कुछ भी नहीं है, और आपके बच्चों को आपसे प्यारा कुछ नहीं है। लेकिन वो बीच का गैप मत बनने दीजिएगा जब बच्चा वालिदैन से बात छुपाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि वालिदैन बच्चे से डरने लगते हैं। ये सब तभी होता है जब कम्युनिकेशन गैप बनता है। वालिदैन एक वक्त में बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चा बात छुपाने लगता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे इस बात में डांटा जा रहा है। वो बात रोकता नहीं है, वो काम करता रहता है, लेकिन इतना कर लेता है कि वो पेरेंट्स के सामने वो वाली बात नहीं करता है। बच्चों के दोस्त रहिए, उनको आगे लेके चलिए। एक बात और पेरेंट्स को मैं करता चलूं, स्पोर्ट्स को लेके बच्चों को कभी मत रोकिएगा। बच्चों को जाने दीजिएगा ग्राउंड में, चाहे वो 10th में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हेक्टिक है। मैंने सुना है वालिदैन से कि बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे, रात को जाग रहे हैं, सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। इसलिए ग्राउंड में जाके क्या करें, फिजिकल एक्सर्शन क्या करेंगे? नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए 3-4 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, बच्चे एग्जाम के दिनों में 8-10 घंटे पढ़ते होंगे, नीट की तैयारी करते होंगे, लेकिन यहां भी अगर आप उन बच्चों की जिनकी बड़ी अपडेट स्कूलिंग होती है, उनको आप देख लीजिएगा, कब पढ़ के सिर्फ कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, साल का कोटा महीने में पूरा नहीं करते हैं। अगर हमारी सेहत ठीक है, हमारा जिस्म ठीक है, तो हम कोई काम भी कर सकते हैं, हम दुनिया का बड़े से बड़ा एग्जाम भी पास कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ के लिए, बच्चियों की हेल्थ के लिए उन्हें एक्सरसाइजेज करवाइए, उन्हें ग्राउंड तक जाने दीजिए। और जो बच्चे खेल में दिलचस्पी रखते हैं, उनको मत रोकिए। अगर वो खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कभी नशे की तरफ नहीं जाएंगे, वो कभी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। उनका जहन हमेशा फ्रेश रहेगा, वो कम वक्त में ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा रिटेंशन करेंगे, वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाएंगे। बच्चों को पैसा दीजिए, बच्चों को फैसिलिटी दीजिए, लेकिन पूछ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज बच्चा आपसे 5,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है,
दीजिए अपने औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन पूछ लीजिए कि कितना कहाँ लगा। ये ना हो पैसा जा रहा है, आपको पता नहीं कि वो पैसा गलत लग रहा है। ये वो मंजिल है जहां पर आपका बच्चा ग्रोम कर सकता है। आपके बच्चे में कोई कमी नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल फ्रेश, ताजा है। उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर ढालना आपका काम है, टीचर का काम है। टीचरों के साथ जुड़े रहिए। ट्यूशन लगाएंगे बच्चे, अभी नए ग्रुप आएंगे, नए कोचिंग क्लासेस आएंगी, नए रूम होंगे, नए कमरे होंगे, नए टीचर होंगे। टीचर से जुड़े रहिए। कम से कम ज्यादा नहीं हो सकता तो महीने में एक बार टीचर्स को मिल लीजिए। माना कि आप मसरूफ होंगे, बहुत मसरूफ होंगे, दुनियादारी है, इंसान मसरूफ रहता है, लेकिन कम से कम एक महीने में भी नहीं हो सकता तो 2 महीने में टीचर को एक बार मिल लीजिए। ये भी ना हो पाए तो 6 महीने में एक बार मिल लीजिएगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए। मेरी तरफ से आप सभी पेरेंट्स एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। आपके बच्चों के बेशुमार दुआ। आपके बच्चे क्यों, तो हमारे बच्चे हैं, हम टीचर हैं, हमारे बच्चे हैं। आपको खुदा इसी तरह की बेशुमार खुशियां दे, लेकिन हमारी बातों पर थोड़ा ध्यान कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वालिदैन तक पहुंचा दीजिएगा। क्या पता किसी दोस्त की समझ में कोई बात आ जाए। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।